वेलकम है सभी पार्टिसिपेंट्स का। आज हम जो है ना जहाँ पे जानने वाले हैं व्हाट इज फॉरेक्स। तो व्हाट इज फॉरेक्स आज का हमारा सेकंड सेशन है। इस सेशन के अंदर पहले सेशन के अंदर हमने ये समझा था कि फॉरेक्स मार्केट में हमें क्यों आना चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग है। इस युग के अंदर हमें जितने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ऑनलाइन अर्निंग के, तो उतने ज़्यादा बेहतर है। उसमें से ऑनलाइन अर्निंग से में एक सबसे बड़ी मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करके किस तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट वन में समझी थी। पार्ट टू में आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज फॉरेक्स। तो फॉरेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉरेक्स मार्केट है क्या। फॉरेक्स मार्केट के हम आज के सेशन के अंदर बेसिक्स समझेंगे, बहुत थोड़े से बेसिक्स, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना आगे बढ़ेंगे। उसके बाद करेंसी पेयर के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, फिर मार्केट स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब ही समझते हैं। तो फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है। फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारे लोग इसको और भी शॉर्ट में एफएक्स कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है ना किसी एक करेंसी को जब हम दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तब ही हम उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। जब एक सिंगल करेंसी फॉरेक्स नहीं है, दो करेंसी को जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है फिर ही वो फॉरेन एक्सचेंज जो है ना माना जाता है उसको। फॉर एग्जांपल यूरो को डॉलर के अंदर जो है ना हमने कन्वर्ट करना है, जहाँ मान लो बहुत सारे लोग जो है ना इंडिया पैसा भेजते हैं यूरोप से, तो वो अपनी यूरो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं आईएनआर में। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही फॉरेक्स मार्केट है। नेक्स्ट, करेंसी पेयर, ठीक है ना। अब कोई सिंगल करेंसी को हम ट्रेड नहीं कर सकते, एक सिंगल पेयर में ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि दो चीजें, एक चीज खरीदेंगे और दूसरी चीज जो है ना बेचेंगे, फिर ये हम जो है ना इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे एक सामने आपके एग्जांपल है यूरो, यूरोपियन करेंसी, और दूसरा यूएसडी, अमेरिकन करेंसी। अगर हम यूरो को बेच के जो है ना डॉलर लेते हैं, तो जब डॉलर को बेच के यूरो लेते हैं तो उसके एक्सचेंज को ही जो है ना हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, या फॉरेक्स कहते हैं, या एफएक्स कहते हैं शॉर्ट में। ये करेंसी पेयर के अंदर ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर हमने एक यूरो को बाय करना है तो हमें कितने यूएसडी देने पड़ेंगे, तो 1.0850 हमें यूएसडी पे करने पड़ेंगे, यूएसडी पे करने पड़ेंगे, फिर जाके जो है ना हमें एक यूरो मिलेगा। सो हर बार जो है ना कोई करेंसी का पेयर के अंदर ही हम ट्रेड करेंगे, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, चाहे वो जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, कोई भी दो करेंसी के अंदर ही हम जहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाय एंड सेल इन फॉरेक्स मार्केट। सबसे बड़ा जो पार्ट है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, इसी पार्ट के ऊपर टिका हुआ है, बाय सेल के ऊपर। तो अब जब भी हम मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो पहली क्या चीज सोच के आते हैं कि हमने क्या चीज सेल करनी है, क्या चीज बाय करनी है। हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना कि हम जब कोई चीज प्रोडिक्ट करते हैं, मान लो वो प्रोडिक्शन कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट सेशनों में समझेंगे प्रोडिक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 10 से 11 सेशन रहेंगे। ये आज का हमारा सेकंड सेशन है, और 10-11 सेशन के बाद हम लाइव मार्केट के अंदर यानी कि लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे डेमो अकाउंट में। उससे पहले सारी जो बेसिक्स है, थ्योरेटिकल आपने मान लो सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें सीखनी है हर चीज को लेके। जब तक हम बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम लाइव मार्केट में चार्ट खोल के जो भी चीजें देखेंगे, बेशक बेशक सब कुछ हमें क्लियर हो जाए, बट फिर भी जो है ना हम स्किल्स जो है ना वो हासिल नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाय एंड सेल इन फॉरेक्स मार्केट, हम जहाँ पे एक चीज को बाय कर रहे हैं दूसरी चीज को सेल कर रहे हैं। जब हमने सोचा, प्रोडिक्ट किया, मान लो किसी भी तरीके से हमने सोचा कि जो है ना यूरो यूएसडी को बाय करना चाहिए, तो हम जो है ना फर्स्ट करेंसी को मान रहे हैं कि ये स्ट्रांग हो रही है। यानी कि यूरो अगर स्ट्रांग हो रहा है, अगर यूरोपियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, यूरो स्ट्रांग हो रहा है, तो हम जो यूरो यूएसडी को बाय करते हैं। अगर हमें लगता है कि यूएस के मुताबिक, यूएसए के मुताबिक यूरोपियन इकोनॉमी वीक हो रही है, यूएसए स्ट्रांग हो रहा है, तो हम यूरो को सेल करते हैं। तो बोथ साइड हम बाय की साइड पे भी प्रॉफिट ले सकते हैं, सेल की साइड में भी प्रॉफिट ले सकते हैं,
बोथ साइड ही अगर हमारी प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई तो बोथ साइड पे हमें लॉस भी होगा। दोनों चीजें सिंपल है। तो हमने हमेशा मान लो जो फर्स्ट करेंसी है उसको हम बाय करते हैं, तो ये फर्स्ट करेंसी को ही हम सेल करते हैं। अगर यहाँ पे यूरो यूएसडी है तो हम यूरो को बाय कर रहे हैं, अगर यहाँ पे यूरो यूएसडी है तो यूरो को सेल कर रहे हैं, अगर सेल कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी ना हो के जहाँ पे जीबीपी यूएसडी हो तो हम जीबीपी यूएसडी को बाय कर रहे हैं, अगर जीबीपी यूएसडी को सेल कर रहे हैं तो जीबीपी को हम सेल कर रहे हैं। सो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में जी चीज तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे बाय का बटन है, जहाँ पे सेल का बटन है। किसी ने बता दिया कि मान के चलो जो समझ आ गई कि जो है ना जो मार्केट ऊपर जा रही है, यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो उसको बाय करना चाहिए। बट उसके पीछे लॉजिक जब तक समझ नहीं आएगा, अगर वो बाय क्यों करना है, क्योंकि यूरो स्ट्रांग हो रहा है। यूरो स्ट्रांग क्यों हो रहा है? दो कारण है यूरो के स्ट्रांग होने के। नंबर एक पे यूरोपियन इकोनॉमी जो है ना वो बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रही है, यूरोपियन करेंसी स्ट्रांग हो रही है वर्सेस यूएस डॉलर। या दूसरा कारण जो हो सकता है कि यूएस डॉलर जो है ना वो वीक हो रहा है वर्सेस यूरोपियन करेंसी, यूरो करेंसी। सो दोनों केस में हमें ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम इस लॉजिक को समझेंगे फिर जाके हम अपने ट्रेड के अंदर जो है ना अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स। सो बहुत सारे हमें करेंसी पेयर देखने को वहां पे मिलते हैं, और वो करेंसी पेयर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम जहाँ पे तीन पार्ट्स की जो ना डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेजर्स। मेजर करेंसी पेयर कौन से है? मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है, जिसके साथ यूएसडी लगा हुआ है उसको मेजर पेयर कंसिडर किया जाता है। बट आईएनआर के साथ भी यूएसडी अगर हम लगाएंगे तो वो मेजर में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जो पैरामीटर है वो वॉल्यूम का है। अब दुनिया में जितनी भी करेंसीज है उसमें से जिनके साथ यूएसडी लगा हुआ है उसमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम किन करेंसीज के अंदर है, किन पेयर्स के अंदर है, तो वो ही मेजर में कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे जो बड़ा वॉल्यूम जो रहता है वो यूरो यूएसडी के अंदर, जीबीपी यूएसडी के अंदर, यूएसडी जेपीवाई के अंदर, या यूएसडी सीएचएफ के अंदर भी, स्विस फ्रैंक के अंदर भी जो है ना बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है, जिनको हम कंसिडर करते हैं मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर। दूसरे क्रॉस पेयर्स होते हैं। क्रॉस पेयर वो होते हैं जिनके साथ यूएस डॉलर का सिंबल नहीं रहता, यानी कि वो दो करेंसी जिसमें यूएसडी है ही नहीं। फॉर एग्जांपल यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, जेपीवाई जापानीज येन, जीबीपी जेपीवाई। तो यहाँ पे जो इसको हम क्रॉसेस पेयर्स में कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके साथ यूएस डॉलर जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जॉटिक्स जो पेयर रहते हैं वो रहते हैं जिनके अंदर डॉलर तो लगा होता है, डॉलर भी होता है या कोई और डॉलर ना भी हो, बट वॉल्यूम जो है ना बहुत कम रहता है उसके अंदर। वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रहता है, उनको कोई भी मेजर करेंसी के अंदर जो है ना कंसिडर नहीं किया जाता, जहाँ मान लो उनमें ज्यादा ट्रेड नहीं किया जाता, वॉल्यूम बहुत कम रहता है। दैट्स वाई हमने जो फोकस करना है, इवन प्रोफेशनल भी बिगिनर भी जो है ना वो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे फोकस करते हैं मेजर्स में, और दूसरे नंबर पे वो फोकस करते हैं क्रॉसेस में। और इवन मैं मान लो कुछ 2 साल पुरानी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेन में कुछ ग्रुप्स के साथ जो है ना मिला था, उनका सिस्टम समझा था। इवन वो जो है ना बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करवा रहे थे यूएसडी जेडएआर के अंदर, और मैं सभी के अकाउंट जो है ना वॉश होते हुए देखे हैं। मैंने उनको ये गाइड किया था कि इस करेंसी के अंदर आप जो है ना ट्रेड ना करो, क्योंकि वो एक मतलब ग्रुप था, ग्रुप के अंदर एक बंदा हेड था उनका, तो वो उनको जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था कि आप कब यूएसडी जेडएआर यानी कि ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है इसको बाय करो, कब सेल करो। और मैंने एक सिंगल बंदा भी जो है ना एंड ऑफ द डे नहीं देखा जो पैसा कमा के बैठा था या कमा रहा हो। किसी ने 10,000 यूरो का, किसी ने 50,000 यूरो का, इवन मैंने मोर देन 100,000 यूरो वाले लोग भी देखे जिन्होंने अपने अकाउंट को वॉश किया इन करेंसीज के अंदर। सो कभी भी, नेवर एवर, कभी भी आपने ऐसे किसी करेंसी पेयर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना जिसमें वॉल्यूम बहुत कम है। हमारे सामने सबसे बड़े जो तीन पेयर जहाँ पे है, मान लो मैं इवन ये कहता हूँ आपको इन तीनों पेयर में जाने की भी जरूरत नहीं। सबसे पहले अगर आपने मतलब प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ यूरो यूएसडी के ऊपर करे, फॉरेक्स के अंदर।
सो ये फॉरेक्स की हम बात कर रहे थे। फॉरेक्स के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के अंदर ही आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास सीएफडी में बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, अगर हमारा ब्रोकर उन चीजों को सपोर्ट कर रहा है तो। सीएफडी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। हर चीज का मतलब जब तक हमें, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग 2 साल 5 साल हो जाते हैं ट्रेडिंग करते हुए, बट कुछ वर्ड का मतलब नहीं पता होता। मैं ऐसा भी नहीं कहता मतलब ये ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, हर चीज का पता होना चाहिए, हर ऐसा भी नहीं। बट जो बेसिक्स है, जो बेसिक्स है, आज ये मेरी आज सेकंड सेशन है, सेकंड सेशन की ही जे स्लाइड के अंदर एक नाम आया गया सीएफडी। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस जो है ना, मतलब हम समझ पाएंगे अगर हमें इन चीजों का पता चलेगा। अब मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस भी फुल फॉर्म भी पता चल गई। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस वर्क कैसे करता है, ये भी चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये चीज समझेंगे फिर ही हम अच्छे ब्रोकर की पहचान कर पाएंगे, जहां हमें किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, ये चीजें का डिसीजन जो है ना हमें यहाँ से ही पता चलेगा। अगर हम हमें इन छोटी छोटी बातों का पता चलेगा, सीएफडी का मतलब तो पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है? अब मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बेशक वो करेंसी की ले लें या मेटल्स की ले लें, अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत रहती है। इस टाइम जो है ना हम फॉरेक्स पेयर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, मेटल्स में जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इवन प्लेटिनम के अंदर भी या कॉपर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। इंडाइसेस, इंडाइसेस में यूएस 500 का एक इंडाइसेस है जो कि यूएसए की टॉप 500 कंपनीज का एक ग्रुप है, उसका एक इंडाइसेस बना हुआ है, उसके अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यूएस 100 का मतलब यूएस की टॉप टेक टॉप टेक 100 कंपनीज, उसका भी एक इंडाइसेस है जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। जर्मन की 40 कंपनी, टॉप 40 कंपनी, यूके की 100 कंपनीज, जहाँ यूएस की 30 कंपनीज। तो ऐसे करके हमारे पास हांगकांग के भी इंडाइसेस होंगे, सिंगापुर के भी होंगे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के भी होंगे, स्पेन के भी होंगे। और ये इंडाइसेस की ऑप्शन भी हमें मिलती है सीएफडी के अंदर ही, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। सो क्रिप्टो सीएफडीज भी है जहाँ पे बीटीसी, बिटकॉइन की, अथेरियम की, जहाँ हमें ऑयल की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत ज्यादा है हमारे पास जहाँ पे ट्रेडिंग करने की। बट जो मैं अभी सीएफडी की बात कर रहा हूँ, इसकी एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा था कि फॉर एग्जांपल गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है। जो रियल गोल्ड, मतलब पहले नंबर पे कौन लोग गोल्ड खरीद रहे हैं? जो ज्वेलर्स के पास जाके, जब बड़े जो है ना फिजिकल जहां से गोल्ड खरीद रहे हैं, बड़े ब्रोकर के पास जाके, चाहे वो कंट्रीज खरीद रही है, चाहे कोई इंडिविजुअल खरीद रहा है, जो भी पर्सन अपना फिजिकल गोल्ड खरीद रहा है, वो पहला पार्ट आ गया इस मार्केट का। दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट, इसको ऑनलाइन कन्वर्ट किया गया है। बहुत सारे वर्चुअल जो है ना ऐसे मान लो वॉलेट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक जगह पे गोल्ड को स्टोर किया जाता है, वहां पे मान लो हम जो है ना जहाँ पे बैठे दुबई में किसी, जो वॉलेट स्टोर कर रहा है बंदा, गोल्ड स्टोर कर रहा है, उससे भी हम गोल्ड बाय कर सकते हैं। हमने वो बाय फिजिकली ही किया है, बट हमारे पास उसकी डिलीवरी नहीं है, वो वहां पर ही पड़ा है हमारा कम्युनिटी में, जैसे हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर के अंदर लेवरेज, लेवरेज का मतलब ये होता है कि हमारा, हम, मैं एक बिल्कुल सिंपल देसी एग्जांपल के साथ मतलब बात करता हूँ कि मेरे पास है तो 1 लाख रुपया, बट मैं 1 लाख रुपए के साथ, जा 1,000 यूरो के साथ जो है ना, वो 5,000 यूरो का 5 टाइम ज्यादा जो है ना वो सोना खरीद या बेच सकता हूँ। तो उसको हम उसको लेवरेज बोलते हैं। तो लेवरेज के साथ मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब मान लो ये सारी चीजों से एक प्राइस डिसाइड होता है। अभी मैं सीएफडी की बात जहां पे नहीं कर रहा, ध्यान में रखना। फिजिकल गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई के साथ, जहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिमांड एंड सप्लाई के साथ, मतलब जितनी भी वर्ल्ड में डिमांड पैदा होती है, जितनी भी सप्लाई है, उसके मुताबिक जो भी प्राइस डिसाइड हो रहा है, जहाँ, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड गोल्ड को जो है ना वो कैलकुलेट किया जाता है यूएस डॉलर में। तो यूएस डॉलर का, अगर मतलब यूएस डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है गोल्ड की। तो उस मुताबिक अगर उसके जो प्राइस की मूवमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल $4,000 का पर आउंस, मान लो आज के समय में जो है ना अराउंड $4,000 का पर आउंस जो है ना बिक रहा है गोल्ड। तो वो जो प्राइस डिसाइड हुआ है, उस प्राइस, हर सेकंड उसकी मूवमेंट है,
हर सेकंड के साथ जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को हम जो है ना वो कैश करना चाहते हैं। यानी कि मैं चाहता हूं जो अगर वो $4000 पे मैं बाय कर लूं, अगर मुझे लग रहा है, मैंने प्रोडिक्ट कर लिया कि यूएस डॉलर जो है ना वो वीक होने वाला है और गोल्ड स्ट्रांग होने वाला है, इसकी जो वैल्यू है वो 4100 पे जाने वाली है, तो मैं इस गोल्ड को बाय कर लूं। मेरे पास गोल्ड बाय करने के क्या क्या ऑप्शन है? नंबर एक पे मैं जो है ना ज्वेलर के पास जाऊंगा, जहाँ ऑनलाइन वॉलेट जिन्होंने स्टोर करके रखे हुए हैं उनके पास जाऊंगा, जहाँ मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए जाऊंगा, जो मतलब जो मुझे लेवरेज भी प्रोवाइड करता है, बट मैं उससे भी ज्यादा लेवरेज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा, मान लो 5000 का मैंने गोल्ड बाय करना है, 5000 यूरो का बाय करना है, बट मेरे पास पैसा 5000 नहीं 500 है, 500 यूरो 10 टाइम करना है, या 20 टाइम करना है, या 200 टाइम करना है। ठीक है ना, इतनी लेवरेज भी मिलती है, तो हमारे पास ऑप्शन होती है CFD की, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है जी, जहाँ पे हमें हाई लेवरेज प्रोडक्ट मिलते हैं। ये मतलब वही गोल्ड जो है ना हमें हाई लेवरेज में मिलता है, हमें बहुत कम मार्जिन पे करने की जरूरत पड़ती है। अब वो ब्रोकर क्या कहता है कि ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल $10,000 का गोल्ड बाय किया, जिसमें मुझे सिर्फ $100 का मार्जिन दिया। $10,000 का, मेरी बात को समझना, $10,000 का हमने गोल्ड बाय किया, उसमें मार्जिन कितना दिया? सिर्फ $100 का। अब हमने $100 दे के $10,000 का गोल्ड जो बाय किया, अब ब्रोकर क्या करेगा? वो ब्रोकर हमारे ऑर्डर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड कर लेगा कि हमने जो है ना एक जो है ना गोल्ड का बाय का ऑर्डर प्लेस किया है। अगर, मैं पहली जो चीज बताने जा रहा हूँ इसको समझना, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, वो चला गया 4100 पे, तो जो $10,000 का जो गोल्ड था उस पे जो अप्रिसिएशन हुई है, जो भी प्रॉफिट आया, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, $1000 का प्रॉफिट है, तो $11,000 वो बंदा, जब अगर वो 4100 पे सेल करता है तो उसको $11,000 वापस मिल जाएंगे। अब वो $1000 कहाँ से आया जो प्रॉफिट है? तो वो है ब्रोकर का लॉस। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, वो ब्रोकर का लॉस है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे, अगर वो उसका प्राइस कम हो जाता है, ठीक है ना, अब उसने पैसे कितने दिए थे? $100। $10,000 को बाय करने के लिए पैसे कितने दिए थे? $100। अगर उसका थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ, तो जैसे ही प्राइस कम हुआ तो उसका लॉस कितना हो सकता है? $100 का। ठीक है ना, जा उतना हो सकता है जितना उस बंदे ने, मान के चले कि $100 तो मार्जिन पे किया था, बट अकाउंट में $1000 रखा था। अब हो सकता है कि उसका हजार का मान लो, अगर वो 10,000 का 11,000 ना हुआ, 9,000 हो गया, ठीक है, उसकी प्रोडिक्शन उल्ट हो गई, तो उसका लॉस हो जाएगा 1000 का। अब जो $1000 का, $1000 का लॉस हुआ, तो वो किसका प्रॉफिट होगा? वो प्रॉफिट होगा ब्रोकर का। तो वो हमारा जो ट्रेड है, वो ट्रेड किसी भी मार्केट के अंदर प्लेस नहीं हुआ, वो हम ब्रोकर के साथ जो है ना एक सेटलमेंट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस जो है ना उसी चीज को दर्शाता है कि जो हाई लेवरेज प्रोडक्ट हमें ऑफर किए जा रहे हैं वो एक ब्रोकर की तरफ से किए गए हैं। ठीक है, ब्रोकर के साथ हम एक, मैं और सिंपल लैंग्वेज में अगर बिल्कुल सिंपल इसको एक्सप्लेन करूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जो डाइजेस्ट ना हो, कि हम एक ब्रोकर के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, हम शर्त लगा रहे हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हम पैसे दे रहे हैं। अगर हम जीत जाते हैं तो हमें पैसा मिलता है, अगर हार जाते हैं तो मतलब हम ब्रोकर को पैसा देते हैं। अब इसी मार्केट को किस तरीके से, मतलब इसके अंदर, जो मैं बहुत पुराना सिस्टम बता रहा हूँ, इसी मार्केट में बहुत, मतलब जैसे जैसे कोई भी चीज आती है उसके बाद उसकी रेगुलेशन बनती है, उसको मैनेज करने का, ताकि लोगों के साथ कोई स्कैम, फ्रॉड, धोखाधड़ी, कोई सिस्टम ऐसा ना हो, लोगों का फंड जो है ना वो सिक्योर हो। हर कंट्री चाहती है कि मेरे जो जहाँ के नेशनल लोग हैं उनके फंड्स जो है ना वो सेफ रहे। तो फिर रेगुलेशन आती है, उसके अंदर कुछ नए सिस्टम बनते हैं, फिर जहाँ पे आगे एक सिस्टम बनता है, उसको हम वो चीज हम समझेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। पहली बात आप जहाँ पे देखें कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम एक ब्रोकर का लॉस करवा के अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं, और हमारा जो लॉस है वो ब्रोकर की पॉकेट में जा रहा है। इस टॉपिक को आगे हम जो है ना समझेंगे चीजों को। सो अब आती है दूसरी बात के प्राइस मूव कैसे करता है। मूव वैसे तो हमने काफी चीजें जहां पे पिछली स्लाइड में ही समझ ली, ठीक है ना, कि अगर मान के चले कि डॉलर, जहाँ अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना वो स्ट्रांग हो रही है, तो उसके वर्सेस जो भी अगर यूरो है,
ठीक है ना, तो यूरो वीक हो रहा है। अगर उसके वर्सेस गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड वीक हो रहा है। अगर उसके वर्सेस किसी भी करेंसी की बात करेंगे तो वो वीक होगी। कोई भी प्रोडक्ट की बात करेंगे वो वीक होगा, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर डॉलर वीक हो रहा है तो उसके वर्सेस जितनी भी चीजें हैं वो वीक हो स्ट्रांग होगी, अगर डॉलर वीक हो रहा है तो। सो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर ये सारी चीजें, मतलब इसमें मतलब यूएस इकोनॉमी वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है वो किस तरीके से पता चलता है। सो इंटरेस्ट रेट्स मतलब यूएस मार्केट के क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो सारी चीजों से इकोनॉमिक डाटा जो रिलीज होता है, जियोपॉलिटिकल जो न्यूज आ रही है उसी से डिसाइड होता है कि यूएस इकोनॉमी जो है ना वो स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि सीएफडी को फिर जो है ना एक सिस्टमेटिक सिस्टम में कैसे उतारा गया। सो एक कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, जैसे कि अब मान लो इसको डिप्लोमेटिक वर्डों में जो समझा दे कि ये ओटीसी मार्केट है जी, ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है ना, जो मैंने पहले एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया उसको ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो है ना, मतलब लोग एक्सप्लेन करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट इज द ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, बट मैं इसको दूसरे लफ्जों में आपको बिल्कुल सिंपल लफ्जों में समझाने की कोशिश की। ये एक ऐसी मार्केट जिसमें हम जहाँ सीएफडी में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो लॉस होता है वो ब्रोकर का होता है, हमारा लॉस ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। अब ब्रोकर क्या चाहेगा? ब्रोकर यही चाहेगा कि क्लाइंट का लॉस हो, तब भी ब्रोकर का प्रॉफिट होगा, वो पैसा कमाने के लिए बैठा है। अब जब गवर्नमेंट बॉडीज साथ में इन्वॉल्व हो जाती है कि क्लाइंट का जो है ना उसके साथ, मतलब वो ब्रोकर की इंटेंशन ही ना रहे कि मतलब वो क्लाइंट का लॉस करवाने की तरफ मतलब चले, तो उस तरीके से फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, ये पूरा मार्केट एक स्ट्रक्चर बनता है। अब ब्रोकर चाहता है कि मेरा क्लाइंट का अगर प्रॉफिट हो तो मेरा लॉस ना हो। अगर क्लाइंट क्लाइंट का लॉस हो, बेशक वो मेरा प्रॉफिट ना हो, मुझे क्या मिले, मुझे एक ब्रोकरेज मिले। तो इसीलिए इसको ब्रोकर को जो है ना नाम ब्रोकरेज जो मिल रही है वो चीज क्या है, ब्रोकरेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल आप इंडिया के किसी भी बैंक में चले जाएं, एचडीएफसी में गए, आप एचडीएफसी में जाके आपने कहा कि मैंने जो है ना यूरोप घूमने जाना है, मुझे 1000 यूरो जो है ना वो चाहिए। वो कहेगा ठीक है जी, आप इसका प्राइस चल रहा है इस टाइम 110 का, 110 रुपए इज इक्वल टू 1 यूरो का। आप मुझे इतने पैसे दो तो आप 1000 यूरो ले लो। हमने वहां से मनी एक्सचेंज से चाहे बैंक से किसी से भी वो पैसे मतलब यूरो लिए। आप एकदम से 1 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद जो है ना, जब उसने रिसिप्ट आपकी मतलब बना दी, उसके बाद आपने पैसे दे दिए, उन्होंने रिसिप्ट बना दी, उसके बाद आपने कहा कि मुझे ये यूरो नहीं चाहिए, किसी भी कारण जो है ना मैं नहीं जा पा रहा, तो मैंने ये सेल करने हैं। तो अगर आपने वहां उस टाइम जो है ना दिए थे 1,10,000 रुपये, 110 रुपए के हिसाब से, तो वो कहेगा ठीक है जी आप हमें बेच सकते हैं। तो आप जैसे ही उनको वो 1000 यूरो वापस करेंगे तो वो आपको देंगे 1,07,000 या 1,08,000 रुपये। आप कहेंगे कि मैंने तो अभी जो है ना 1,10,000 दिया था, तो वो 2,000 या 1,500 रुपया जो आपका माइनस होगा वो उनकी ब्रोकर्स है। ऑन द रिकॉर्ड जो है ना वो रिकॉर्ड हो चुकी है ट्रांजेक्शन, इस वजह से जो है ना ब्रोकर कहता है कि ठीक है, अगर जो है ना मेरा लॉस, अगर क्लाइंट प्रॉफिट कर रहा है, मेरा लॉस अगर जो है ना वो नहीं हो रहा, तो मैं सिर्फ ब्रोकरेज पे जो है ना काम करने के लिए तैयार हूँ। जब सीएफडी स्टार्ट हुआ था तब मतलब 100% ही वैसे काम चल रहा था जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारा प्रॉफिट उनका लॉस। ठीक है ना, अब उसको मैनेज करने के लिए बीच में फिर पार्टिसिपेट किए एलपीज ने। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। अब मान लो ये इस मतलब पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब कह रहा हूँ कि मतलब ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इस चीज को समझोगे तब आपको रियलिटी समझ आएगी कि हम किस तरीके से ट्रेड करें। ठीक है ना, और हम जब जो है ना एलपी जब इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है तो ब्रोकर का जो लॉस है वो खत्म हो जाता है। मतलब ब्रोकर क्या करता है, अपनी एक ब्रोकर सेट करता है। ठीक है ना, वो सारे के सारे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो एलपी को भेज देता है, क्योंकि एलपी के पास जो बुक साइज है वो बहुत बड़ी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ब्रोकर के पास 10,000 20,000 50,000 क्लाइंट्स है। ठीक है ना, अब एलपी के पास
100, 200, 500, 1000, 2000 ब्रोकर होंगे, तो उसकी बुक साइज और बड़ी हो गई। अब बट एलपी भी है ब्रोकर ही, मतलब वो बड़े साइज का ब्रोकर है। एक ब्रोकर 10,000 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा है, तो वो 1 लाख क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा है एलपी। बट एलपी भी क्या है, ब्रोकर ही है, वो बड़े लेवल का ब्रोकर है, प्राइम ब्रोकर कह सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना वो आती है बैंक। अब मान लो जो एलपी कहता चाहता है कि जो ब्रोकर प्रॉफिट कर रहे हैं, जब ब्रोकर के क्लाइंट्स प्रॉफिट कर रहे हैं, वो मेरा लॉस ना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर जाना पड़ेगा बैंक के पास। ठीक है जी। अब मैंने पहले ही आपको एक बैंक की एग्जांपल दी, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझे कि ब्रोकर ने अपना लॉस रिकवर कैसे किया, अपने ऑर्डर्स को फॉरवर्ड करके एलपी के पास। एलपी ने अपना जो लॉस कैसे रिकवर किया, अपने ऑर्डर को बैंक को पास ऑन करके। अब जहां पे समझना कि बैंक्स के पास जब ऑर्डर गए, तो बैंक किसके पास जाएगा, बैंक किसी के पास नहीं जाएगा। बैंक के पास हम जा रहे हैं यूजर। कौन जा रहा है, यूजर। जो मैंने अभी आपके साथ एग्जांपल ली थी, एक बंदा वहां पे यूरो खरीदने गया, कोई डॉलर। अब पूरी दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो इस इंडस्ट्री का पार्ट ना हो, फॉरेक्स मार्केट का। आप एग्जांपल लेता हूं। आप सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद आप सुबह से लेके रात तक सोने तक, और पूरे महीने में जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप, कौन सी मान लो गाड़ी चला रहे, सुबह उठ के आपने बेशक ब्रश किया, टूथपेस्ट यूज किया, सोप यूज की, आपने कोई ऑयल शैम्पू यूज किया, घर में कोई खाना बना, ठीक है ना, कोई रिफाइंड ऑयल यूज किया, कुछ बिस्कुट आए, कुछ भी मान लो को हर चीज, इवन मान लो आप घर पे छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी बड़ी चीज, आप गाड़ी किस कंपनी की चला रहे हैं, आप टीवी किस कंपनी का देख रहे हैं, आप मोबाइल किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, वो हर एक चीज जो है ना वो फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा बनाती है हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में बैठा हूँ, फॉर एग्जाम्पल तो मैं जो है ना अगर निशान की गाड़ी यूज कर रहा हूँ, तो निशान गाड़ी कहाँ की है, जापान की। तो अब निशान गाड़ी इंडिया में गाड़ियां बेच रहा है, तो इंडिया से जो अर्निंग कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएगी, एक्चुअली जापान पे, अपनी बर्थ कंट्री में लेके जाएंगे, होम कंट्री में लेके जाएंगे। तो हम निशान खरीद के क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा बन रहे हैं। हमने सैमसंग का टीवी बाय किया, हम जापान का की करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब। तो हर चीज जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कनाडा में बैठे हैं तो हर चीज मेड इन कैनेडियन हो, हर चीज वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुबह से लेके रात तक पूरे महीने का आप हर चीज कैलकुलेट करके देख ले, हर हर साल का देख ले कि हम जो है ना पता नहीं कितने जो है ना हम ट्रांजैक्शन करवा देंगे हर कंपनी को, इस जो है ना इंडस्ट्री का पार्ट बन के। सो हर एक बंदा मजबूरी, मतलब एक तो होता है कि हम शौकिया, मतलब अगर मतलब शौक का ट्रेड है, शौकीन ट्रेड जो है ना वो हम ऑनलाइन बैठ के शौक के लिए कर रहे हैं या अर्निंग के लिए कर रहे हैं। बट इसके अलावा आप फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा है मजबूरी में। अगर आपको कॉलगेट यूज करना है तो आप कॉलगेट यूज कर रहे हैं, बट वो कहाँ पे उसकी जो है ना इनकम जा रही है, किस तरीके से जा रही है, वो आपने कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं देखा होगा। इसलिए हर एक इंसान इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। जो बैंक्स है वो किसी के पास नहीं जा रहे, बैंक्स के पास लोग आ रहे हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसके लिए अगर कोई मान लो क्लाइंट प्रॉफिट बुक कर रहा है अपना, अगर वो ब्रोकर सही तरीके से उस ऑर्डर को मैनेज कर रहा है, वो अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भेज रहा है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपने सही तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को जो है ना यूज कर रहा है, तो उसको वो बैंक के पास भेज रहा है, तो बैंक अपने ऑर्डर्स को क्लाइंट के साथ जो है ना हेज कर रहा है। क्योंकि अगर किसी ने यूरो चाहिए या एक कंपनी को दूसरी कंट्री में पैसा भेजना है, तो उसको भेजना है, ठीक है ना। अब वो हेजिंग करते हैं अपने मतलब प्राइस को लॉक करने के लिए। तो वो आज दुनिया का जे इसलिए सबसे बड़ा व्यापार है, अराउंड 9 to 10 ट्रिलियन डॉलर का डेली का जो ट्रेड है जी। 24 into 5 डेज जो है ना ये ट्रेड कभी भी रुकता नहीं, 5 दिन। इवन अभी तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से जो है ना नेक्स्ट वीक से ही शायद
जो गोल्ड है अभी 24x5 डे ट्रेड हो रहा है ऑनलाइन, वो 24x7 डेज बिटकॉइन की तरह होने जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट वीक से ही जो है ना ये चीज हो जाएगी कि नेक्स्ट वीक से गोल्ड की 24x7 डेज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद जो है ना ये डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज मैंने जो एक्सप्लेन की, इस तरीके से ही आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस ब्रोकर के साथ किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आगे के ये फॉरेक्स मार्केट पॉपुलर क्यों है, ठीक है ना। सो इसकी बात अगर करेंगे, क्योंकि पहले हमने ये चीज डिस्कस की कि 24x5 डेज का ट्रेड है। अभी तो फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है, क्योंकि मोस्ट लोगों का पॉपुलर जो पेयर है, सिंबल है, वो गोल्ड है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, हाई वॉलेटिलिटी पेयर है, ठीक है। तो उस वजह से 24x5 की जगह पे हो सकता है 24x7 जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाए अराउंड द वर्ल्ड। सो हाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बहुत हाई है। आप मान लो दुनिया के किसी भी अदर बिजनेस में जाओ, आपने जो है ना बेशक $10 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय कर लो, चाहे वो $1 लाख की प्रॉपर्टी बाय कर लो, अगर उस प्रॉपर्टी को आपकी मान लो जो है ना जरूरत है उसके हिसाब से अगर आप सेल करना चाहो तो कभी भी आपको जो है ना ऑन टाइम पैसा नहीं मिलेगा। ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी मार्केट है, इस जो है ना इस मार्केट के अंदर इतनी हाई लिक्विडिटी है। आप एनी टाइम जैसे कि मैंने देखा कि बताया कि 24x7, मतलब जो ब्रोकर काम कर रहे हैं वो 24x7 कर रहे हैं। आपको 100,000, $100 मिलियन या जो है ना $1,000 मिलियन, इवन $1 बिलियन भी अगर आपको लिक्विडेट करना है पैसा इस मार्केट से, तो आप कुछ मिनटों में ही पैसा अपनी पॉकेट में लेके आ सकते हो, अपने बैंक में लेके आ सकते हो। सो ये मतलब ग्लोबल मार्केट है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी इसमें आपको जो है ना पॉजिटिव थिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब पॉजिटिव थिंग्स आपको कम मिल, पॉजिटिव थिंग्स बहुत ज्यादा मिलेगी जहाँ पे। बट ये सारी चीजें मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें पैसा ही पैसा है, आप बस आओ पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, ये नहीं है। वो स्टार्टिंग से हर सेशन में मैं ये कहता रहूंगा कि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट अच्छी है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत हाई लिक्विडिटी मार्केट है, हर चीज सही है, बट स्ट्रेटजी भी चाहिए हमें पैसा कमाने के लिए, हमें स्किल्स भी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रैक्टिस करने के बाद ही हम जहाँ से कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली अगर अर्न करना है, अगर हम गैम्बलिंग माइंड सेटअप से आएंगे तो आपके पास जितना पैसा है वो भी ये मार्केट ले लेगी, और इवन इस मार्केट को आप जो है ना बोरो करके भी पैसा मार्केट से दे दोगे, ठीक है। ये पैसा लेती रहेगी मार्केट, कभी आपको जवाब नहीं देगी, आपसे पैसा सिर्फ लेती रहेगी अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हो तो। अगर आपका माइंड सेटअप एक जेन्युइन रिटर्न के ऊपर टिका रहेगा तो आपको सपोर्ट करेंगे ब्रोकर भी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी, बैंक्स भी, फिर आप जो है ना हमेशा इस मार्केट से पैसा लेके जा सकते हैं, लेते रह सकते हैं। सो आज का सेशन हम जहाँ पे ही ओवर करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में हमारे जो पार्ट रहेगा वो रहेगा पिप्स का, स्प्रेड का, लेवरेज का, लॉट साइज का, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का। सो जो बेसिक्स का सबसे पहला जो मतलब चीज रहती है वो सारी चीजें है, क्योंकि हमें पिप्स के बारे में समझ आएगी, स्प्रेड के बारे में समझ आएगी, लेवरेज के बारे में समझ आएगी। अभी भी मैं मतलब रिसेंटली बात करता हूँ कि एक बंदा पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा है, लास्ट वीक में उसको मतलब ये मैंने समझाया कि लेवरेज क्या होता है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि लेवरेज क्या है, ठीक है। सो हर चीज का मतलब जब हमें समझ आएगा ना तभी हम डिसाइड कर पाएंगे भी हाँ हमने लॉट साइज क्या लेना है, हमें रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है। ये बेसिक सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, आज का हम पार्ट यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हम पहले